9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। देखिए, जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब है जो जो इलाका तुम्हारे कब्जे में है और दोनों तरफ से जो जो इलाका जिसके कब्जे में है उसके बीच वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। यानी कि वहाँ पर कोई परसेप्शन की लड़ाई नहीं, बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केटेड लाइन है कि इस लाइन के इस तरफ तेरा कंट्रोल है, इस लाइन के इस तरफ मेरा कंट्रोल है। और वहाँ पर कंट्रोल की लड़ाई रहती है तो वो लड़ाई लड़नी पड़ती है क्योंकि उसके अंदर रियल एस्टेट का आदान प्रदान होता है। आप अगर लाइन ऑफ कंट्रोल को ऑल्टर करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। जैसे मुशर्रफ ने करने की कोशिश करी, उसका भारी रिएक्शन हुआ और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि इसमें थोड़ा सा इसके अंदर एम्बिग्यूटी है। कंट्रोल नहीं है बट एक्चुअल कंट्रोल है। अब उसके अंदर क्या है कि जो लाइन है वो डिमार्केटेड नहीं है, यानी कि ज़मीन पर वो लाइन की क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि भाई ये तेरा है और ये मेरा है। वहाँ पे इशू है कि मेरा वहाँ तक है, तो वो अगला बोलता है नहीं नहीं नहीं, तेरा यहाँ तक नहीं है, तेरा वहाँ तक है और मेरी जगह वहाँ तक है। तो वो तेरे और मेरे परसेप्शन के बीच का जो गैप है वो एम्बिग्यूटी है, और उस एम्बिग्यूटी के चलते ये जो भी आप घटनाएं देखते हैं, जैसे अभी ये तवांग में हुई पत्थरबाजी की घटना है, वो घटना इस वजह से घटती है। लेकिन जब हम गलवान की बात करते हैं, गलवान की घटना इस एम्बिग्यूटी की वजह से नहीं घटी है। गलवान की घटना जब आपकी तरफ से एग्रेशन हो गया, आपने वो एम्बिग्यूटी की लाइन को भी क्रॉस कर आए। आपने वो एम्बिग्यूटी की लाइन से क्रॉस करके आप इंडियन इलाकों में आ गए। पेंगोंग त्सो के अंदर हमने देखा और ये गलवान में देखा और इस तरीके से कई सारी जगह पे हॉट स्प्रिंग में देखा। जब लोकल लेवल पर बातचीत हो गई और ये बोला गया कि भाई आप अपनी जगह जाएंगे, हम अपनी जगह जाएंगे, परसेप्शन की लाइन पर ही रहेंगे। अभी पूरा मेरे ख्याल से 6th राउंड या कुछ ऐसे करके तब ये बात हुई। अब उसमें चाइनीज़ ने बोला कि ठीक है, हम फलां बजे तक ये जगह खाली कर देंगे। उन्होंने वहाँ पे टेंट भी लगा रखा था और टेंट उन्होंने हटाया नहीं। जब हमारे सैनिकों ने बताया, जो आगे फॉरवर्ड उस पे थे, कि भाई ये सैनिक तो पीछे हट गए हैं लेकिन टेंट अभी भी लगा हुआ है, तब हमारी पार्टी गई और वो टेंट को उन्होंने उखाड़ के फेंका। तब जब ये कार्रवाई कर रहे थे तब चीनी भड़के और चीनियों ने आके आक्रमण किया नियत्ते सैनिकों पर। उन्होंने डंडों से और उन सब चीज़ों से हमला किया और फिर वो गलवान की घटना हुई। तो उसका परिप्रेक्ष्य ये है। लेकिन जो हम पहले भी सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, कई सारे वीडियो हैं जहाँ पर सैनिकों के बीच में पत्थरबाजी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, ये परसेप्शन की वजह से है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो गलवान को तवांग से कंपेयर करना उस तरीके से मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि गलवान के अंदर एक बहुत बड़ा एग्रेशन था जो हमारे इलाके में था, बिल्कुल अंदर तक था, और परसेप्शन वाला इतना खेल नहीं था, परसेप्शन के आगे था। तवांग में ये परसेप्शन का खेल है और तवांग जैसी घटनाएं आम हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, और आज से नहीं कई सालों से है। मैं खुद इन इलाकों में 2005 में चुशूल में मैंने नौकरी करी है, 4-5 में, और वो तब भी वहाँ पे तब भी ऐसे होता था, तब भी धक्का मुक्की हो जाती थी, कहीं इक्का दुक्का पथराव भी हो जाता था। लेकिन तब मीडिया इतना सक्रिय नहीं था, वो चीज़ उजागर नहीं होती थी। बहुत ही छोटे लेवल पर एक कैप्टन या मेजर के लेवल पर इस तरीके की घटनाएं होती थी। और ये
लोकल बॉर्डर पोस्ट मीटिंग में सुलझा ली जाती थी या इसको डिस्कस कर लिया जाता था। और ऐसा ही तवांग में भी हुआ, तवांग के अंदर भी तो ऐसा ही हुआ है। तवांग में भी वो लोकल लेवल पर आपने राजनाथ सिंह का आज बयान सुना होगा कि लोकल लेवल पर इसको सेटल कर लिया गया, बातचीत करके सेटल कर। देखिए, इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस ये है कि पूरे असम का डिफेंस तवांग पे टिका हुआ है। यानी कि अगर चीनियों को असम में घुसपैठ करनी है, असम को हिंदुस्तान से काटना है, तो सबसे आसानी से वो असम को काट सकता है अगर वो तवांग से नीचे उतरे। तो ये तो हमारे लिए तवांग की अहमियत है, तवांग की मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अहमियत उस तरीके से। चाइना के लिए ये इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत कल्चरल और रिलीजियस रीजन से है। तवांग की जो मॉनेस्ट्री है वो तिब्बती लोगों के लिए उसकी इंपॉर्टेंस दूसरे दर्जे की है। सबसे पहला दर्जा लहासा की मॉनेस्ट्री का है और उसके बाद में तवांग की मॉनेस्ट्री का है। जो दलाई लामा का जो चयन होता है उसमें लहासा की मॉनेस्ट्री का रोल है, साथ ही साथ तवांग की मॉनेस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल है। पिछले साल शायद 24 अक्टूबर या 27 अक्टूबर का बयान है तवांग की मॉनेस्ट्री के हेड का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चाइना के पास कोई भी ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो दलाई लामा नियुक्त कर सके। क्योंकि सवाल ये उठ रहे थे कि दलाई लामा, अभी जो प्रेजेंट दलाई लामा है, उनके बाद कौन होगा, क्योंकि दलाई लामा एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं और रिलीजियस फिगर भी हैं। वो आज़ादी का एक चिन्ह भी है और मोटिवेशन भी है तिब्बत को फ्री करने का, तिब्बतियन लोगों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है दलाई लामा का। अब नेक्स्ट दलाई लामा कहाँ पे होगा, कौन चयन करेगा? चाइना चाहता है कि वो अपना दलाई लामा को सिलेक्ट करे लहासा से। तो इसके विरोध में तवांग की मॉनेस्ट्री के हेड का ये बयान आया कि भाई आप नहीं कर सकते, ये तिब्बतियन मूल के लोग ही करेंगे। तवांग की जो अहमियत है, इसी वजह से चाइना तवांग को साउथ तिब्बत का दर्जा देता है और तवांग के ऊपर कब्जा करना यानी कि तिब्बत को पूरी तरह से कब्जा कर लेना। अभी जो तिब्बतियंस की जो फ्री स्पिरिट है, आज़ादी की जो उमंग, ख्वाहिश और जो उनके रीति रिवाजों का जो चलन और जो उसको संरक्षण मिलता है, भाई चाइना ने तो उनको दबा रखा है। वो सिर्फ और सिर्फ अभी तवांग में और लेह लद्दाख के अंदर उनको ये अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को और अपनी फ्री स्पिरिट को कायम रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंस है तवांग की फ्रॉम कल्चरल एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं पर जब तवांग की बात करते हैं तो वहाँ पर एक होली वाटरफॉल है। चाइना के साथ जो LAC और बॉर्डर जो है मैकमोहन लाइन, वहाँ पर एक होली वाटरफॉल है। जैसे हमारे लिए गंगा जल इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही तिब्बती मूल के लोगों के लिए उस होली वाटर का पानी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने पिछले कुछ सालों से उस इलाके में पर्यटन बढ़ाने का प्रयास तेज कर दिया है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है और उसको एक आकर्षण का केंद्र फ्रॉम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी भारत डेवलप कर रहा है। इससे चाइना की इनसेंसिटिविटी बढ़ती चली जा रही है। चाइना खुश नहीं है और ये जो यांगसे के अंदर जो पत्थरबाजी हुई है, ये इस वाटरफॉल के नज़दीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस वाटरफॉल पे जो पथराव हुआ, जो यांगसे के अंदर जो पत्थरबाजी हुई है, ये दरअसल ये भी मैसेज देने के लिए कि भाई देखिए सब कुछ यहाँ पर ठीक नहीं है, आप यहाँ पर्यटन करने ना आए, क्योंकि उसको उस होली वाटरफॉल से तकलीफ है। आप होली वाटरफॉल को जीवित रखेंगे, आप उसका प्रचार करेंगे, तो उससे तिब्बतियंस के अंदर एक उमंग, एक लगाव, एक उम्मीद जागती है, आज़ादी की उम्मीद जागती है। इससे चीन घबराया है। कोई भी डिक्टेटर है, कोई भी अथॉरिटेरियन स्टेट है, वो फ्री स्पिरिट से घबराती है, डर लगता है उसको। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो
नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो आपका चाइना हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, यहाँ पर जो भी कोई फ्रीडम की बात करेगा और इस सब की बात करेगा तो उनको घबराहट होती है, फ्रेजाइल है। तो ये महत्व है इस तवांग का, कल्चरली फॉर चाइना, पॉलिटिकली फॉर चाइना, स्ट्रेटेजिकली फॉर चाइना एंड साइमल्टेनियसली इंडिया के लिए मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिकली उसका क्या महत्व है वो भी मैंने आपको बताया। देखिए, ट्राई जंक्शन एक वो इलाका है जहाँ से चाइना बहुत आसानी से जलपाईगुड़ी कॉरिडोर में आ सकता है, और वो भी एक इंडिया की रेड लाइन है। वहाँ पे वो कब्जा करना चाहता था रिज लाइन के ऊपर। रिज लाइन के ऊपर अगर कब्जा कर देता, अगर आप दिमाग में पहाड़ लेके जाएं, पहाड़ों की एक श्रृंखला हमें दिखे, तो हम उस श्रृंखला के आगे नहीं देख सकते कि उसके पीछे क्या हो रहा है, लेकिन हम उस पहाड़ के ऊपर अगर खड़े हो जाएं तो हमें पहाड़ के पीछे क्या हो रहा है वो दिखने लग जाएगा। ये चीज़ डोकलाम के ट्राई जंक्शन पे थी। अगर वो ट्राई जंक्शन पे आके जम जाते तो वो अपने रडार्स के ज़रिए और अलग अलग यंत्रों के ज़रिए वो हमारे पूरे जलपाई कॉरिडोर के ऊपर निगाह नज़र भी रख सकते थे, और लड़ाई के दौरान बहुत ही कम समय में वो जलपाईगुड़ी के ऊपर कब्जा भी कर सकते थे और पूरे पूर्वोत्तर को भारत से अलग भी कर सकते थे। ये उसकी एक अहमियत थी। वहाँ पर उन्होंने प्रयास किया, लेकिन भारतीय फौजियों ने उनको प्रीएम्प्ट करके और उस रिज लाइन को पहले पकड़ लिया, जिससे कि उससे पहले कि चाइनीज़ पकड़ पाते। वो प्रीएम्प्ट करने के बाद में हमने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेन जो है वो जो हमारे पक्ष में है भूटान के साथ संधि के बदौलत, वो हमने अपना बचा लिया। यहाँ पर ये जो यांगसे पहाड़ है, इसके ऊपर ये हमारी एडवांटेज है कि हम रिज के ऊपर पहले से मौजूद हैं, और हम चाइना की जो बेस है, जो वैली के अंदर है, उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। अब चाइना को उससे बहुत परेशानी है, क्योंकि उसने नया नया ये बेस बनाया है। आपने खबरों में सुना होगा कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में गांव बसा रहा है, हाइब्रिड गांव है जहाँ पे फौजी भी काम करेगा और सिविल भी काम कर, उस टाइप से। तो उसकी डुअल अहमियत। तो ये वाला विलेज तो उन्होंने बना लिया, लेकिन उसके ऊपर निगरानी किसकी है? हमारी है। तो उसको तकलीफ है। तो 2006 से वो प्रयास कर रहा है कि इस रिज लाइन के ऊपर वो काबिज हो जाए। भारतीय फौजी उसको काबिज होने नहीं दे रहे, और अब वो 300 की संख्या में लेके आया। उसको ये उम्मीद नहीं, उसका जो गेम था वो ये था कि बर्फ़ पड़ गई है। इंडियन फौजी जो है बर्फ़ के टाइम में अपनी पोस्टें खाली कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही दुर्गम इलाका है, बर्फ़ पड़ गई है तो खाली कर देते हैं, गर्मियों में फिर ऑक्यूपाई कर देते हैं। लेकिन जब से चाइना के साथ तनातनी शुरू हुई है, भारत ने वो ऐसी चौकियों को खाली करना बंद कर दिया है। वहाँ पे नफरी कम कर लेता है, लेकिन भारत वो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग मेंटेन करके रखता है। तो चाइनीज़ आए, उनको लगा कि अब वो बड़े आराम से वहाँ पे बैठ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे पहले ही फौजी मौजूद थे। वहाँ पे झड़प हुई। पहले हमारी तादाद कम थी, लेकिन देखते ही देखते हमारी तादाद चीनियों से काफ़ी अधिक मात्रा में हो गई, बढ़ गई, और हम चाइनीज़ को पीछे धकेलने में कामयाब रहे। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा सोशल मीडिया है, चाइनीज़ का अपना सोशल मीडिया है, वेबियो करके सोशल मीडिया बोलते हैं उसको। कैसे प्रोनाउंस करते हैं? मेरे ख्याल से वेबियो ही बोलते हैं। उसको जो स्कैन करा इंटेलिजेंस वाले लोगों ने और शेयर भी किया, तो उसके अंदर जो बात हो रही है, उसकी जो चैट चल रही है उनके आपस में लोगों की, उससे ये निकल के आया कि इस तवांग की क्लैश में 2 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए। और क्योंकि वहाँ पर स्थिति इस तरीके की हो गई, चाइना का भी जो स्टेटमेंट अभी आया है, कुछ ही घंटे पहले आया है, उन्होंने भी उसको चाइनीज़ ने इसको डाउन प्ले किया है कि स्थिति शांतिपूर्वक है, शांतिपूर्ण है, स्थिति काबू में है। कोई मतलब उन्होंने उसको बहुत ही हल्के में उसको करके और उसको साइड में कर दिया है। तो ये भी बता रहा है कि चीनी बैकफुट पे थे, और चीनी उस चीज़ को ज़्यादा रेकअप नहीं करना चाहते, उसका एक बहुत बड़ा इशू बनाना नहीं चाहते। यार, चीनी जो रणनीति है शुरू से, आज से ही नहीं, शुरू से ही 62 से भी पहले 58 में अक्साई चीन चोरी से जाके रोड बना दी। इसी तरीके से उसका वियतनाम के साथ भी ऐसे ही रहा, नॉर्थ बर्मा के साथ में भी इसी तरीके का उसका रवैया रहा है।
तो ये चाइनीज स्ट्रेटजी है कि जो काम बगैर गोली चलाए हो जाए तो उसमें गोली क्यों चलाई जाए। और चीनियों का इस स्ट्रेटजी का मैं समर्थन भी करूंगा इस बात से कि भाई आफ्टर ऑल वो बगैर गोली चलाए 1958 में पूरा अक्साई चीन उन्होंने कब्जा कर लिया भाई, उन्होंने तो गोली नहीं चलाई। और हमने पार्लियामेंट में तब एक वक्तव्य दिया था कि चलो कोई बात नहीं, वहाँ तो घास भी नहीं उगती है, तो अगर ले भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारा एटीट्यूड। तो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा यार, बगैर गोली चलाए हमने कितने 100 किलोमीटर का इलाका जो है कब्जा लिया। तो वही जो टैक्टिक्स है वो खेलता रहता है, खेलने का प्रयास करता है। लेकिन 1967 में हमने नाथुला में बताया कि ये टैक्टिक्स नहीं चलेगी, और ये उसको बखूबी समझ में आ गया कि ऐसे नहीं चलेगा, गुंडागर्दी दादागिरी नहीं चलेगी। और तब से वो थोड़ा सा और शांत हो गया है, और अब वो पत्थरबाजी, धक्का मुक्की और इस तरीके के काम करता है। लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि चाइना की जो ये चोरी वाली जो टैक्टिक्स है 1962 और 1967 के बाद कई 100 किलोमीटर की टेरिटरी उसने धीरे धीरे करके हड़प भी ली है, जिसको सलामी स्लाइसिंग की टैक्टिक्स भी बोला जाता है। तो वो चीज़ों का सारा खेल जो है वो बदली हो गया है ये जब से ये 2-3 साल से जब से ये फ़ौजें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात हुई हैं। क्योंकि अब आप ये कह सकते हैं कि जैसा हम शुरू में बता रहे थे, जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था एलसी और एलएसी का फ़र्क, तो आप ये कह सकते हैं कि अब इंडिया और चाइना के बीच में भी एलसी वाली सिचुएशन जैसी हो गई है। अब इलाके खाली नहीं छूटे हुए, सब जगह पे फौज बैठी हुई है। अब इतना आसान नहीं है कि आप चोरी से आ जाएंगे, आप चोरी से अब नहीं आ पाएंगे। इसीलिए चाइना की ये चोरी पकड़ी गई, उनकी पिटाई हुई और उनको धक्का देके भगा दिया गया। ये अभी हमने देखा, और ये चाइना को समझ में आ गया कि बॉस ऐसे नहीं चलेगा। मोडस ऑपरेंडी उनका मतलब जो मेरे को लगता है, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, जो मेरे को लगता है कि वो बात ये कर रहे थे कि वो जैसे डंडे लेके आए थे जिसके आगे कीलें लगी हुई थी, और इलेक्ट्रिक शॉक देने की भी उसके अंदर ऐसा प्रावधान था। और उनका यही मंशा रही होगी कि कम लोग होंगे, इनको घेर देंगे और हम इनको एक सबक सिखाएंगे। लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि देखो गलवान के बाद हमने भी उसी तरीके का इक्विपमेंट अपनी फ़ौज के पास दे रखा है। भाई जब हमारे बीच में ये आपस में वो है कि भाई हम बॉर्डर को फ्लेयर अप नहीं होने देंगे, गोली नहीं चलने देंगे, गोली चलने से पूरा खेल बदली हो जाता है। फिर एक बार गोली चल गई तो फिर आप उसको किस लेवल पर रोकेंगे पता नहीं है। तो दोनों तरफ से ये बात तो माननी पड़ेगी कि दोनों तरफ से ये प्रयास रहता है कि गोली ना चले। लेकिन अगर गोली नहीं चलानी है और फिर भी आपको अपनी गुंडागर्दी करनी है तो कैसे करेंगे? फिर आप डंडों, लाठियों और गालियों से करेंगे। तो यही टैक्टिक्स उन्होंने गलवान में करी। जब संतोष बाबू गए और वो टेंट हटाने का प्रयास किया तो उन्होंने उनके साथ में बातचीत कर, और जबकि वो संतोष बाबू तो बताने गए थे कि भाई आप ही ने एग्रीमेंट किया है ना कि हम फलानी तारीख को इतने बजे तक सब कुछ हटा लेंगे। तो जब आपने सब कुछ हटा लिया तो टेंट को छोड़ दिया, इसको भी हटाइए। तो बातचीत नहीं करी। वो एक तरीके से उनका एक बेट था कि इसको उखाड़ने आएंगे तो हम उनको घेर के और ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। और इन हथियारों से करेंगे। हथियार क्या थे? डंडे थे, कील कांटे वाले, और इलेक्ट्रिक टेज़र टाइप वेपनरी थी, और मंकी नकल्स। वो जब हम लोग कॉलेज वगैरह में, जो कॉलेज की लड़ाइयाँ होती थी, जो पहन लेते थे मेटल के वो हाँ हाथों में और ग्लव्स से छुपा लेते थे, और जब लड़ाई होती थी तो वो मंकी फिस्ट। तो इस तरीके की उन्होंने सोचा कि हम ऐसे करके दबा लेंगे। लेकिन गलवान में भी वो पिटे, और गलवान में चलिए बाकी ठीक है, वो उन्होंने सबूत दिए नहीं दिए, लेकिन सबसे बड़ा सबूत तो वो कर्नल वाइबो का था ना, जो कि पूरी चाइनीज़ कांग्रेस के सामने रो पड़े गलवान को याद करते हुए। तो क्यों गलवान को याद करते हुए रो पड़े कर्नल साहब? इसीलिए तो रो पड़े ना, क्योंकि वो बहुत ही भयानक मंजर था। और भयानक मंजर क्यों था? क्योंकि भाई लोगों को चोट लगी होगी, लोग मरे होंगे, तभी तो मंजर भयानक था, नहीं तो भयानक क्यों था? रोए क्यों थे आप? तो वो एक इंसिडेंट है वो जो आपको क्लियरली बता देता है कि गलवान में क्या हुआ। उसी चीज़ को रिपीट करने का प्रयास इन्होंने यहाँ किया
लेकिन आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। अब हम तैयार हैं, हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो आप पहले लेके आए थे। पहले तो हम नियत्ते थे, तुम ये सब तैयारी करके लेके आए, लेकिन हमारे लड़कों ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उनको मज़ा चखाया, अपनी जानों की आहुति दी, बलिदान दिया। लेकिन यहाँ पर हमारे लड़के पहले से तैयार थे, उनके पास ये सारे सामान थे जो चाइनीज़ लेके आते हैं। और चाइनीज़ को जब अपनी मेडिसिन का टेस्ट पता चला तो वो भाग खड़े हुए, चले गए। और चाइनीज़ की तरफ से भी कितना दबा हुआ और कितना नपा-तुला बयान आया। देखिए, अगर चाइना के अंदरूनी हालात की बात करें जो कि शी जिनपिंग जिससे ग्रस्त हैं, उनकी ग्रोथ कम हो गई है। और ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ की उनको बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो चाइना के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से जितने राइट्स होते हैं इतने शायद दुनिया में कहीं नहीं होते। और उसके ऊपर आपकी कोरोना की मार, कोरोना के प्रतिबंध, हमने पीछे देखा कैसे प्रोटेस्ट हुए, शी जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, A4 साइज ब्लैंक पेपर वाले प्रोटेस्ट हुए, बहुत हल्ला गुल्ला मचा। ताइवान के ऊपर शी जिनपिंग की किरकिरी हुई, अमेरिका की नैन्सी पेलोसी ने चाइना की हेकड़ी निकाल दी। उधर साउथ चाइना सी के अंदर भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने मिलकर जो गठजोड़ किया है और जो सैन्य प्रशिक्षण करते रहते हैं उससे चाइना परेशान है। हाल ही में भारत ने और US ने उत्तराखंड के अंदर फौजियों की एक्सरसाइज करी, उसको लेकर काफ़ी परेशान है। चाइना बाहर से भी परेशान है, चाइना अंदर से भी परेशान है। चाइना की जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो एप्पल को ले लीजिए, एप्पल अब इंडिया में बन रहा है, चाइना में नहीं है फैक्ट्री। टेस्ला भी वहाँ से अपनी फैक्ट्री निकालने की बात कर रहा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारा बिजनेस है जो चाइना से पलायन करने की फिराक में है। और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ें चाइना को सता रही हैं। शी जिनपिंग का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, वह बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वो कई जगहों पर फेल हो गया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत उसने जो प्रोजेक्ट्स चलाए थे वो कई जगह फेल हो गए हैं। श्रीलंका, मालदीव्स एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पाकिस्तान एक CPAC के फेलियर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो शी जिनपिंग का जो लीडरशिप है उसके ऊपर सवालिया निशान जो है चाइना में बढ़ गए। तो आप ये कह सकते हैं कि इस सब से ध्यान भटकाने के लिए प्रोबेबली उन्होंने तवांग की ये कार्रवाई करी, लेकिन वो उल्टा पड़ गई। वो उल्टा पड़ गई इसलिए वो उसको अब दबे सुर में उसको अंडर द कारपेट करने के प्रयास में। देखिए, बहुत सारा ग्रेजिंग एरिया रहा है, चाहे वो आप ईस्टर्न लद्दाख में कह लें, सिक्किम में कह लें, आप अरुणाचल में कह लें, भूटान में कह लें। ग्रेजिंग एरिया जो कि रिवायतन गडेरिए जाकर और अपनी भेड़ें चराते थे, उन इलाकों पर उसने ऐसे ही चोरी छुपे अपना कब्जा कर लिया, उनको भगा देता है, उनको आने नहीं देता है और धीरे धीरे करके वो इलाके हड़प लिए। लेकिन ये सिचुएशन अब नहीं है, अब बदलाव आ चुका है पूरा। अब चाइना ये सब नहीं कर सकता है क्योंकि अब हम वहाँ पे बैठ गए हैं, पिछले 2-3 साल से बैठे हुए हैं। तो हाँ, ऐसी बदमाशी उसने पहले करी है, लेकिन अब वो नामुमकिन है। अब इससे भी तो बौखलाहट है ना कि जो उसकी जो मैनूवरेबिलिटी थी, जो उसका पास रूम था जिससे वो जब मन चाहे आके और भारतीयों को आंख दिखा जाता था, अब वो नहीं है। आपको 2013 का मैं याद दिला दूं, 2013 में देप्सांग में वो अंदर 30-40 किलोमीटर अंदर आ गए थे। और जब जो हमारे विदेश मंत्री खुर्शीद साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अरे कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, ये खूबसूरत महिला के गाल पे जैसे मुहासा हो जाता है, ये वैसी ही समस्या है, अपने आप आई है, अपने आप चली जाएगी और कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब वो जमाने चले गए, अब वो गाल पे मुहासा हम होने ही नहीं देते, हम उससे पहले ही दवाई लगा के इलाज कर लेते, तमाचा मार देते। अब ये चाइना को पसंद नहीं आ रहा। चाइना जब मन करता था गाल में जहां मुहासा उगाना था वो उगा देता था और हम मुस्कुरा देते थे कि देखिए हमारे गाल पे मुहासा हो गया है, हम कितने जवान हैं। अब उल्टा हो गया, अब चीन को लग रहा है कि अब हम नहीं मुहासा लगा पा रहे। तो ये है ना।
ये सिचुएशन है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि पास्ट में ऐसे बहुत सारे झड़प हुए हैं, हर हफ्ते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झड़प होता रहता है। तो आप हर हफ्ते इसके ऊपर बयान देते रहिए। अगर आप, मैंने तो वहाँ पे नौकरी करी, मुझे पता है ये कोई खास ऐसी कोई बहुत बड़ी झड़प नहीं थी। जब परसेप्शन की लड़ाई है, जब आप कह रहे हैं कि मेरा यहाँ तक है, हम कह रहे हैं तेरा यहाँ तक नहीं है, तेरा वहाँ तक है और मेरा भी वहाँ तक है, और इस परसेप्शन में कई बार पेट्रोलों का आमना सामना हो जाता है। गोली आप चला नहीं सकते क्योंकि इस तरीके के हमारे आपस में एग्रीमेंट हैं, तो धक्का मुक्की हो जाती है, गालम गलौज हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो पत्थरबाजी भी हो जाती है। पिछले साल इसी इलाके के अंदर हमने चाइना के 2 सैनिक बंधक बना दिए थे। पिछले साल भी उसने यहाँ पे यांगसे के इलाके में प्रयास किया था, लेकिन वहाँ पर हमने 2 चाइनीज सैनिकों को कुछ देर के लिए बंधक बना दिया था, बाद में छोड़ दिया था बॉर्डर मीटिंग के बाद में। इस बार फिर उन्होंने प्रयास किया। तो ये चीज़ें तो मीडिया में आ गई, मीडिया में नहीं आती। हर दूसरे तीसरे दिन पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है। मेरे को याद है, जब मैं, बहुत पहले की बात है, 2005 की बात है, जब मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तैनात था, हमारे कितने सारे पेट्रोल एक शेड्यूल के मुताबिक चलते थे, और कितनी बार ऐसे केसेस हुआ कि चाइनीज के साथ में आमना सामना हो गया, धक्का मुक्की भी हो गई, और एक केस में तो लठम लठ भी हुआ। लेकिन उस जमाने में मीडिया इतना सक्रिय नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, लोगों को मालूम भी नहीं चला, और लोगों ने उसके बारे में कोई बात भी नहीं करी, क्योंकि ये एक, जब आपको क्लियर ही नहीं है कि ये किसका इलाका है, तो उस पर लड़ाई झगड़ा होना तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप ये खैर मनाइए कि गोलीबाजी और उस तरीके से ऐसी हालात नहीं हुए। और वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे तरफ जो सैनिक हैं वो नियम का पूरा पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपा खो दें और हम गोलियां और बम चलाने लग जाएं, नहीं। हम लोग पीसफुल लोग हैं, लेकिन हम अपने हक को ऐसे जाने नहीं देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए हमारी झगड़े होते हैं। अब इसमें आप ये कहें कि ये फौज या सरकार छुपा लेती, तो सरकार अगर ये बताने लग जाए तो पूरे साल तो यही चलता रहेगा। अब मनीष तिवारी कितनी स्ट्रेटेजी जानते हैं, और कौन से गैप की वो बात कर रहे हैं, किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी बेवकूफ़ी की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक सिपाही का मनोबल भी तो गिराते हैं। अगर कोई सिपाही इस खबर को सुनेगा तो उसको तो ये लगेगा ना कि यार कितना बड़ा नेता है, वो ऐसा कह रहा है तो हो सकता है शायद ऐसा हो। कांग्रेस के नेता को ये स्ट्रेटेजी मालूम है, लेकिन हमारे जनरलों को ये स्ट्रेटेजी नहीं मालूम है, संदेह पैदा होता है। तो इस तरीके के बेवकूफ़ी वाले बयान शोभा नहीं देते। उम्मीद है कि इस बयान का एक प्रोफेशनल जवाब सेना की तरफ से जरूर आएगा, या अभी पार्लियामेंट सेशन में है तो कुछ डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आए, या किसी ना किसी रूप से सरकार की तरफ इस बेतुके बयान का जवाब आना ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर कमी नहीं है। स्ट्रेटजी के अंदर कमी जब थी जब एक खूबसूरत महिला के गाल पर मुहासा हो गया था, वो थी कमी। ये कमी नहीं है कि कोई खूबसूरत महिला के गाल को छूने आया और उसके गालों को मार मार के थपेड़े और उसका बुरा हाल करके आपने भगा दिया। ये स्ट्रैटेजी में कोई कमी नहीं है। आप मिलिट्री स्ट्रैटेजी या विदेश नीति को कंपेयर कीजिए। मनीष तिवारी का फर्ज बनता है कि वो स्ट्रैटेजी को कंपेयर करें कि कैसे इवॉल्व हुई है। राहुल गांधी, जब डोकलाम का केस हुआ था तो राहुल गांधी चीनी सिफारत खाने में गए थे, उनके एम्बेसडर से मुलाकात करी। वो तो मीडिया में वो फ़ोटो लीक हो गई तो उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। ये भी क्लियर है कि बीजिंग ओलंपिक्स में कौन गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर ये सवाल खड़ा करता है तो उसके पास कुछ तो लॉजिक होगा, कोई तो एविडेंस होगा, तभी तो वो सवाल खड़ा कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये दायित्व कांग्रेस का बनता है कि वो उस पर क्लैरिटी दे। अब जो उनका जो वक्तव्य था जो मैंने सुना, उसमें तो ये था कि ये नंबर 5 पर ये बहस होनी थी, चर्चा होनी थी राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर। वो बहस ना हो इसलिए कांग्रेस ने ये मुद्दे को उठाया है। देखिए, डेमोक्रेसी है और ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। पार्लियामेंट में डिस्कशन, डिबेट और सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए मेरे को, आपको, सबको गर्व होना चाहिए।
एट द सेम टाइम अगर सवाल सरकार पे पूछा जा रहा है तो सरकार अगर विपक्ष से सवाल पूछ रही है और वो भी पैसे के लेन देन के ऊपर बातचीत हो रही है, चाइनीज के साथ में रिलेशन को लेकर बातचीत हो रही है, तो वो सुरक्षा से भी जुड़ा सवाल है और उसका जवाब भी जनता को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 100% अपर हैंड रहेगा। एक तो इंडियन सोल्जर का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही हार्ड और टफ सोल्जर है। गांव के खेतों से आता है इंडिया का सोल्जर, मेहनती सोल्जर है और फौलादी है। उसके विपरीत चाइना का जो सोल्जर है वो 2 साल के लिए आता है, और वो 2 साल के लिए इसलिए आता है क्योंकि 2 साल की सेना में नौकरी करने के बाद उसको आगे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आगे बिजनेस या नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो इस वजह से सेना में नौकरी करने आता है 2 साल के लिए। और यही कारण है कि उसका मनोबल भारतीय सैनिक से बहुत नीचा है। ये हमने देखा कि कैसे जब ईस्टर्न लद्दाख के अंदर शुरुआती दौर में जब सेनाएं लगी और भारत ने कैलाश रेंजेस के ऊपर रातों रात कब्जा कर लिया, उसके बाद चीनी सैनिकों का वहाँ से पलायन जारी रहा। वो पलायन स्ट्रेचर पे हुआ, काफ़ी बीमार पड़े हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से। और ये कहा जाता है कि अगर रोज की संख्या देखी जाए तो तकरीबन 50 चीनी सैनिक वेदर रिलेटेड कैजुअल्टीज हो रहे थे। अभी कितने हो रहे हैं ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन अभी भी कोई कम नहीं हो रहे हैं, अगर ज़्यादा नहीं हो रहे हैं तो ये एडवांटेज भारत के पास है। भारत के पास टरेन का एडवांटेज है। भारत की सेनाएं काफ़ी आधुनिक हैं, सशक्त हैं। चाहे आप स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करें, मिसाइलों से लेकर और आखिरी सैनिक का जो इक्विपमेंट है दैट इज़ राइफल और ग्रेनेड, वहाँ तक अगर आप लेके जाएं तो हम पूरी तरह लैस हैं, हाईली मोटिवेटेड हैं, जज्बा बहुत ज़बरदस्त है और जैसा कि मैंने बोला कि तजुर्बे की कोई कमी नहीं है। तो अगर इन हालात में चाइना हमसे पंगा लेता है तो उसको पता है, बखूबी पता है कि क्या अंजाम होगा। और इसीलिए हमने देखा कि अभी तक इतना सब कुछ होने के बाद उसने पंगा नहीं लिया है। देखा जाए तो वो क्यों नहीं लिया है? उसको कौन रोक रहा है? उसको यही जज्बा रोक रहा है, यही तैयारी रोक रही है और यही दृढ़ निश्चय रोक रहा है। नहीं तो वो अभी तक अगर कोई और देश होता और परिस्थितियां दूसरे किस्म की होती तो क्या वो उसे छोड़ देता? आप उसको सोच के देखिए कि अगर अभी तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने गोली नहीं चलाई है या अपने क्लेम को प्रेस करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसको डर है ना कि अगर मैं यहाँ पे कुछ करूँगा तो बहुत ज़बरदस्त जवाब आएगा, इसीलिए तो नहीं कर रहा ना। तो ये चाइनीज़ को बखूबी मालूम है और ये दिख रहा है, हमसे ज़्यादा चाइना को दिख रहा है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। LAC की प्रॉब्लम जब तक चलती रहेगी, जब तक आप उसकी तैयारी में कम रहेंगे। आप मजबूती बढ़ाते जाइए, अपने आप को सशक्त करते जाइए, LAC की प्रॉब्लम कम होती चली जाएगी। इसी बात को अगर मैं उदाहरण के तौर पर दूं, आप ये कोरोना जब शुरू हुआ था, जब पहला लॉकडाउन हुआ था, तभी तो 5 मई को चाइनीज़ सैनिक जो है ईस्टर्न लद्दाख में उन्होंने घुसपैठ करी थी। शायद 2 साल हो गए, 2 से ज़्यादा हो गया शायद। तो उससे पहले देखिए आप, उससे पहले देखिए कितनी पत्थरबाजी होती थी, कितनी घुसपैठ होती थी। पूरे साल आप देखेंगे कि हर महीने 10 दिन बाद कोई ना कोई ऐसी खबर आती थी। लेकिन जब से फौजें आगे लगी हैं, गलवान के बाद आपने कितनी कहानियां सुनी, आज सुन रहे हैं। तो LAC की प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई? परसेप्शन की लड़ाई अब आप काबिज हो गए कि अभी तेरा मेरा नहीं है, मेरा ये परसेप्शन है और मैं यहां बैठा हूं, आजा, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर आप में दम होगा, आप में इरादा होगा और आप मजबूती से वहां पर लठ अपना गाड़ देंगे तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि अगले में तो वो काबिलियत और कुव्वत और जज्बा है नहीं। अगर होता तो उखाड़ लेता। जब कैलाश रेंजेस पर हमारे फौजियों ने कब्जा कर लिया तो
चीन ने हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया? कर देता, नहीं कर पाया ना। टेबल पे आया, उसने हमसे बातचीत करी, कैलाश रेंजेस से फौजें हमने उठाई, उसने भी पैंगोंग त्सो से हटाई ना, फिंगर 8 और वो सारे जो उसने जो कब्जा किया था, वो पूरे इलाके से पीछे गया, हॉट स्प्रिंग से पीछे गया, गलवान से पीछे गया, और देप्सांग के अंदर तो पुरानी प्रॉब्लम चल रही है, जगह कोई कब्जा नहीं किया है, लेकिन वो हमको एक जगह से आगे पेट्रोल करने नहीं देता। जब हम उस जगह पर पेट्रोल करने जाते हैं वो हमें रोक देता है, लेकिन फिर वो वापस चले जाता है। तो वो एक अलग सिचुएशन बनी हुई है। डेमचौक की एक अलग कहानी है, चारदुंग उस नाले की, वो एक अलग कहानी है, वो पुरानी कहानियां चल रही, वो भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपने उसको ये बता दिया ना कि देखिए आप उस लेवल तक करेंगे तो फिर हम आपको 67 याद दिला देंगे, नाथुला याद दिला देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये उसको अच्छी तरह मालूम है। तो LAC प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी तैयारी इतनी बेहतरीन कर लें, आप अपने डिफेंसेस इतने स्ट्रांग कर लें कि वो इस तरीके की हिमाकत ही ना कर पाए कि ये इलाका मेरा है कि तेरा है। ना, तेरा मेरा कुछ नहीं है, मेरा है और मैं बैठ गया हूं। तो ये थी मेरी बातचीत, ये थे मेरे विचार। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।